आज से लगभग 2400 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सुपर पावर खड़ी थी जिसके सामने बड़े से बड़ा साम्राज्य घुटने टेक चुका था। एक ऐसी खतरनाक सेना जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा योद्धाएं शामिल थे। फौज इतनी बड़ी थी कि जब उनके तीरंदाज हमला करते तो उनके बाणों से आसमान का सूरज तक ढक जाता था और ठीक इनके सामने इनका रास्ता रोकने के लिए खड़ी थी सिर्फ 300 योद्धाओं की फौज। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, 2 लाख के सामने सिर्फ 300 योद्धा। ये कहानी है द बैटल ऑफ थर्मोपिलाई की। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को सिखाया कि जंग सिर्फ हथियारों और सैनिकों की गिनती से नहीं जीती जाती, बल्कि जंग जीती जाती है ज्योग्राफी से, मास्टरमाइंड से और एक डिसिप्लिन से। लेकिन इस खौफनाक टक्कर का अंत वो नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि तब हार या जीत का फैसला आमने सामने की लड़ाई में नहीं, बल्कि इसका फैसला किया था एक गद्दार ने। एक ऐसे बेरहम विश्वासघात ने जिसने इस पूरी जंग का नक्शा ही पलट कर रख दिया। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे लेजेंडरी लास्ट स्टैंड की कहानी। इस कहानी की शुरुआत दोस्तों उस दौर से होती है जब इंसानी इतिहास एक ऐसी ताकत को देख रहा था जो सिर्फ देशों पर ही नहीं बल्कि सभ्यताओं पर भी अपना साया डाल रही थी। आज से लगभग 2500 साल पहले ईस्ट से एक साम्राज्य उठ रहा था, पर्शिया। उस समय दुनिया वैसी नहीं थी जैसी आज है। ना कोई इंटरनेट था, ना कोई तेज कम्युनिकेशन और ना ऐसी सड़कें जिन पर कुछ दिनों में हजारों किलोमीटर तय किया जा सके। एक जगह से दूसरी जगह खबर पहुंचने में महीनों लग जाते थे। लेकिन यहाँ एक हैरानी की बात देखो, इतनी टूटी हुई दुनिया में भी एक आदमी का आदेश हजारों किलोमीटर तक असर डालता था। ईरान से निकला हुआ हुक्म मेसोपोटामिया के शहरों में माना जाता था। इजिप्ट के रेगिस्तान में उसके सामने सिर झुकते थे और सिंधु नदी के किनारे जहाँ से आज का भारत शुरू होता है वहाँ भी फारस का परचम लहराता था। दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, हर जगह अलग सेना, अलग कानून, अलग सत्ता। लेकिन इन सब में पर्शिया कुछ और ही बन चुका था, एक ऐसी इंपीरियल मशीन जो रुकना जानती ही नहीं थी। और ये साम्राज्य यहाँ तक सिर्फ बातों से नहीं पहुंचा था, इसके पीछे थी दोस्तों लाशों पर लिखी हुई एक खूनी दास्तान। बेबीलोन से लेकर मिस्र तक सब इनके सामने घुटने टेक चुके थे। जहाँ जहाँ पर्शिया की सेना पहुंची वहाँ सिर्फ 2 ही चीजें बचती थी, या तो घुटने टेक चुके लोग या फिर लाशें। उनका सिर्फ एक ही नियम था, अगर सामने वाला झुक जाए तो उन्हें गुलाम बना लो और अगर ना झुके तो उनका नामो निशान मिटा दो। और इस साम्राज्य के सबसे ऊपर सोने और हाथी दांतों से जड़े सिंहासन पर बैठा था एक राजा जिसका नाम था जर्क्सिस। और इस जर्क्सिस का दोस्तों एक ही जुनून था, एक दुनिया एक राजा। वो पूरी धरती पर एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिस पर सिर्फ उसी का राज हो। हर नई जीत उसके घमंड को और बड़ा कर रही थी। पूरब लगभग उसके कदमों पर झुक चुका था और जब जीतने के लिए वहाँ कुछ खास नहीं बचा तब उसकी नज़र पश्चिम की तरफ गई। उसे लगा कि बाकी दुनिया की तरह ये लोग भी उसका नाम सुनकर घुटनों पर आ जाएंगे। इसीलिए उसने अपनी बड़ी सी सेना भेजने से पहले एक चीज भेजी, उसने अपने राजदूत भेजे। फारस के दूत ग्रीक के अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं और एक साधारण सी मांग रखी जाती है, मिट्टी और पानी की मांग। सुनने में जरूर साधारण से शब्द लगते हैं, लेकिन प्राचीन दुनिया में इसका मतलब साफ था, अपनी जमीन, अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता सब कुछ फारस के कदमों में सौंप देना। और हुआ भी वही जिसकी उम्मीद थी। कई छोटे राज्य डर गए और बिना लड़ाई की मिट्टी और पानी सौंप दिया, क्योंकि उनके लिए फारस से टकराने का मतलब था कि अपनी पूरी सभ्यता को मौत के हवाले कर देना। लेकिन जब जर्क्सिस के दूत ग्रीक के एक खास हिस्से में पहुंचते हैं तो उन्हें जो वहां जवाब मिला जिसकी उम्मीद फारस के इस राजा ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। कहा जाता है कि जब फारसी दूतों ने वहां भी अपनी मांग दोहराई, पानी और मिट्टी की, तो वहां के राजा ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा और फिर ना कहने के बजाय उन दूतों को पकड़कर सीधे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अब इन दूतों को कुएं में फेंकना सिर्फ एक इनकार नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के चेहरे पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज सीधे जर्क्सिस के महल तक पहुंची। जर्क्सिस का खून खोल उठा और उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ इस जगह को नहीं जीतेगा, बल्कि एक ऐसी सजा देगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका नाम लेते हुए कांपे। और दोस्तों, जिस राज्य ने इस फारस के शहंशाह को इतनी खतरनाक चुनौती दी थी, उस राज्य का नाम था स्पार्टा। ग्रीक के दक्षिण में बसा एक छोटा सा राज्य जो नक्शे पर भले ही मामूली दिखता था, लेकिन उसकी पहचान उसकी जमीन से नहीं बल्कि उसके सैनिकों से थी।
फारस के लिए स्पार्टा सिर्फ एक और राज्य था, लेकिन पूरे ग्रीक के लिए वो एक ऐसी जगह थी जहां लड़कों को बचपन से इंसान नहीं बल्कि योद्धा बनाना सिखाया जाता था। ये इंसानों के भेष में भेड़ियों की एक ऐसी जमात थी जो सिर्फ मार काट को ही अपना धर्म मानती थी। इनका मानना था कि असली ताकत पत्थरों की दीवारें नहीं बल्कि इनकी योद्धाओं की छाती है। यहाँ इंसान की जिंदगी का पहला इम्तिहान पैदा होते ही शुरू हो जाता था। जब यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो स्पार्टा के बुजुर्ग उसके शरीर को ध्यान से देखते। अगर बच्चा बीमार, कमजोर या अपाहिज दिखाई देता तो उसे जीने लायक नहीं माना जाता था और उन बच्चों को टाइग्रिस की पहाड़ी की एक खौफनाक खाई में फेंक दिया जाता था, क्योंकि इन्हें सिर्फ वही बच्चे चाहिए थे जो आगे चलकर मौत को मात दे सके। और दोस्तों, जो बच्चे इस पहली परीक्षा में बच जाते थे उनका भी बचपन 7 साल की उम्र तक खत्म हो जाता था, क्योंकि 7 साल बाद उन्हें अपने परिवार से अलग करके अगोगे नाम की एक सैन्य व्यवस्था में भेज दिया जाता। यहाँ उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था बल्कि उनकी मानसिकता को तोड़ा जाता था। कड़ाके की ठंड में नंगे बदन रहना, नंगे पैरों से पत्थरों पर दौड़ना, भूख के साथ जीना, यही उनकी ट्रेनिंग थी। उन्हें जानबूझकर इतना कम खाना दिया जाता था कि चोरी करना उनकी मजबूरी बन जाए। लेकिन जब कोई बच्चा पकड़ा जाता तो उसे चोरी के लिए नहीं बल्कि पकड़े जाने की बेवकूफ़ी के लिए सजा दी जाती। दर्द सहना, डर छुपाना और आदेश का पालन करना, यही उनकी धीरे धीरे पहचान बनती गई। 20 साल की उम्र आते आते इनके अंदर का इंसान मर चुका होता था और बचती थी सिर्फ एक ऐसी मिलिट्री मशीन जो जंग के मैदान में पीछे हटना जानती ही नहीं थी। फिर इनके कानून में सिर्फ 2 ही रास्ते लिखे होते थे, या तो जंग जीतकर वापस आओ या लाश बनकर अपनी ढाल पर लौट जाओ। और इस फौलादी व्यवस्था की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था वो आदमी जिससे अब फारस का शहंशाह टकराने जा रहा था, स्पार्टा का राजा लियोनाइडस। अब एक तरफ जर्क्सिस का वो घमंड था जो 2 लाख की फौज लेकर ग्रीक की तबाही करने आ रहा था, और दूसरी तरफ था ये स्पार्टा। अब दोनों महाशक्तियां टकराने वाली थी। लेकिन तभी इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसने इस पूरे स्पार्टा को एक धर्म संकट में डाल दिया। साल था 480 ईसा पूर्व। फारस की सेना ग्रीक के सरहद के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त स्पार्टा के अंदर एक कड़ा कानून आड़े आ गया। उस समय स्पार्टा में कार्निया नाम का धार्मिक त्योहार और ओलंपिक खेल चल रहे थे। स्पार्टा के सख्त धार्मिक नियमों के मुताबिक इस दौरान पूरी सेना को किसी जंग में उतारना साक्षात देवताओं का अपमान माना जाता था। कानूनन स्पार्टा के हाथ अब बन चुके थे, वो अपनी पूरी सेना को अब हिला भी नहीं सकते थे। अब यहाँ लियोनाइडस के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो वो देवताओं के कानून का सम्मान करते हुए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और फारसियों को अपनी जमीन रोनने दे, या फिर एक ऐसा रास्ता निकाले जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। और रास्ता निकाला गया। लेकिन ये रास्ता दोस्तों इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर जुआ माना जाता है। उसने बिना कानून तोड़े अपनी सेना से सिर्फ 300 योद्धाओं की एक निजी सेना चुनी। सिर्फ 300 दोस्तों, उस साम्राज्य के खिलाफ जिसके पास लाखों सैनिक थे, हजारों तीरंदाज, घुड़सवार और युद्धपोत थे। जब ये 300 स्पार्टन अपनी ढालें उठाकर महल से बाहर निकल रहे थे, उन्हें पता था कि ये मुट्ठी भर लोग फारस के उस 2 लाख की सेना के सामने एक मजाक की तरह है। लेकिन लियोनाइडस जानता था कि जंग सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती, कई बार जमीन खुद हथियार बन जाती है। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर फारस की 2 लाख की सेना अपनी संख्या का फायदा ही ना उठा सके, और उसे वो जगह मिल गई। ग्रीक की पहाड़ी और समुद्र के बीच का वो संकरा रास्ता, इतना तंग कि हजारों सैनिक वहां एक साथ लड़ ही नहीं सकते थे। एक तरफ ऊंची चट्टानें थी तो दूसरी तरफ समंदर की गहराई, और बीच में सिर्फ उतनी जगह जहां मुट्ठी भर सैनिक भी पूरी सेना का रास्ता रोक सकते थे। उस जगह का नाम था थर्मोपिलाई। और फिर वो 300 स्पार्टन उस संकरे दर्रे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर में ग्रीक के अलग अलग राज्यों के कुछ और सैनिक भी उनके साथ आकर खड़े हुए। सब मिलकर 7000 सैनिक इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन इस 2 लाख की सेना के सामने 7000 भी कुछ नहीं थे। दूसरी तरफ जर्क्सिस की सेना धीरे धीरे ग्रीक की तरफ बढ़ रही थी। हजारों सैनिक, घोड़े, युद्धपोत और आसमान को ढक देने वाले तीरंदाज। जहां जहां से वो सेना गुजरती थी वहां धूल का तूफान उठ जाता था। और आखिरकार जब ये फारस की सेना थर्मोपिलाई पहुंची तो वहां इंतजार कर रहे थे ये स्पार्टन। अब एक तरफ खड़ी थी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और ठीक उनके सामने उस संकरे रास्ते के मुहाने पर खड़ी थी उन 300 योद्धाओं की वो टोली। सिर्फ कांसे की एक ढाल, हाथ में एक भाला और एक सख्त अनुशासन। अनुशासन और घमंड दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। चारों तरफ भारी सन्नाटा था।
जॉक्सिस का सिर्फ एक इशारा और इतिहास का वो सबसे भयानक नरसंहार शुरू ही होने वाला था। आने वाले 3 दिन इस घाटी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरे युद्ध के नियम ही बदल दिए। एक तरफ 2 लाख की वो फौज तो दूसरी तरफ 300 योद्धाओं की वो रणनीति। सब कुछ ठीक चल रहा था। लियोनाइडस का एक एक कैलकुलेशन अपनी जगह पर सटीक बैठ रहा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जब 2 महाशक्तियां इस तरह आमने सामने खड़ी हो तब कहानी इतनी सीधी नहीं होती। एक ऐसा खौफनाक धोखा जिसने पीछे से आकर स्पार्टा की पीठ में खंजर घोंप दिया। एक ऐसा राज जिसने लियोनाइडस की इस अटूट दीवार के अंदर एक ऐसा छेद कर दिया जिसके बारे में स्पार्टा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पलक झपकते ही जीत का भरोसा साक्षात मौत के जाल में बदल गया। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि कौन था वो आस्तीन का सांप जिसने स्पार्टा की इस पीठ में खंजर घोंप दिया, और क्या था वो बेरहम धोखा जिसने इस जंग का पूरा अंत ही बदल दिया। दोस्तों, इस पूरी जंग की रणनीति और इस धोखे के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।